हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द टुडेज सेशन ऑफ इंडिया 116। दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को और स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशंस। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन ये टॉपिक आपने अपने आईपीसीसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, जहां पे हम एक टॉपिक पढ़ा करते थे सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इंटरप्रिटेट करते थे या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इंटरप्रेट करके चलते थे। तो वही वाला वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम वो के वही कॉन्सेप्ट लगेंगे विथ सम सोफिस्टिकेशन। तो देखिए, इंड AS 116 रिक्वायर्स दैट 2 or more contracts entered into at or near the same time। ये बात हो गई हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एट और नियर द सेम टाइम। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर हुआ, अब जरूरी नहीं आज मान लीजिए बाकी के सारे कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर हो जाए, एक कल हो गया या फिर एक 7 दिन बाद में हो गया, है ना। जैसे जैसे मतलब उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी होती जा रही है वैसे वैसे वो हो रहा है। तो कहने का मतलब अब वही बात है, एट और नियर द सेम टाइम। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ये एट और नियर द सेम टाइम क्या होता है। जनरली कहते हैं ना कि केवल कुछ सम फॉर्मेलिटीज की वजह से अग्रीमेंट जो है वो थोड़ा लेट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाकी मोटा मोटी जो है ना वो लीज जो है वो सब हमने एक साथ ही अग्री करी थी सामने वाले से। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है जो मल्टीपल लीज के कॉन्ट्रैक्ट हो उन्हें सिंगल ट्रीट किया जा सके, है ना। तो विद द सेम काउंटर पार्टी। अब ऑब्वियसली बात है, ये तो बात महत्वपूर्ण बेसिकली क्या है कि कोई इतनी ज्यादा बात समझने लायक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम एक और मल्टीपल लीज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि किसी एक ही व्यक्ति के साथ में होगा। मल्टीपल पार्टीज के साथ में हो रहे हैं तो वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, चाहे एक दिन में ही आपने हजारों लीज कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना एग्जीक्यूट किए हों। अगर वो काउंटर पार्टी ही अलग होगी तो काउंटर पार्टी अलग होगी तो वो लीज अग्रीमेंट ही अलग होंगे, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ऑल टुगेदर हिसाब किताब ही अलग हो गया ना। अच्छा, अब एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है वो है आपकी ये वाली, और रिलेटेड पार्टीज ऑफ द काउंटर पार्टी। ये बात इसमें हो गई महत्वपूर्ण। बोला कि अगर सेम काउंटर पार्टी नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट जो दूसरी पार्टी है ना वो काउंटर पार्टी की रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए। अब रिलेटेड पार्टी का भी स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट के अंदर। दोस्तों रिलेटेड पार्टी मतलब वही है, कंपनी का रिश्तेदार है वो। अब रिश्तेदार इन द सेंस है कि वो कंपनी के या तो होल्डिंग कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट आपका पहला लीज का हुआ था, अब दूसरा लीज का कॉन्ट्रैक्ट उसी की सब्सिडरी के साथ में हो रहा है, ठीक है, उसी की फेलो सब्सिडरी के साथ में हो रहा है या उसके अल्टीमेट होल्डिंग के साथ में हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है ना रिलेटेड पार्टी वाले, अगर ये रिलेटेड पार्टी भी है तो भी IFRS उसको सब्सटैंशियली इंटरप्रेट करके चलता है कि वो एक ही पार्टी के साथ में हो रहा है, क्योंकि जो रिलेटेड पार्टी है वो ग्रुप में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट तो हो ही जाते हैं, है कि नहीं दोस्तों। एक सेकंड रुकिए। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि ये आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। तो यहां पर मेन बात तो एक ये हो गई और एक काउंटर पार्टी वाली बात हो गई। फिर बाद में आपको जो मेन बातें बताई जाएगी, जो मेन कंडीशंस बताई जाएगी वो ये है कि अगर या तो ये या फिर सेकंड वाली कंडीशन या फिर थर्ड वाली कंडीशन, यदि इन तीनों में से कुछ भी आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सिंगल की बजाय मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीपल लीज के कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहता है देखिए, पहला, कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद एन ओवरऑल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर। सेम कंडीशन दोस्तों आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी थी। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग IPCC में पढ़ा करते थे ना, वैसी की ऐसी कंडीशन वहां पे आपको देखने को मिलती होगी। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए कि आप एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, है ना, जहां पे अपन कंस्ट्रक्शन करते थे बिल्डिंग का, उसके नीचे पार्किंग एरिया या फिर नीचे कोई गार्डन बना दिया या फिर बाजू में कोई ऑडिटोरियम बना दिया, ये सारा का सारा ठेका हम कभी किसी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर को देते थे। तो हम कई बार कैसे नेगोशिएशन करते थे, बोले यार एक काम कर, पूरे का बता अमाउंट, फुल अमाउंट कितना चार्ज करोगे सारे की सारी चीजों का, ठीक है, ऐसे मत बात करो कि बिल्डिंग का इतना चार्ज करूंगा, इससे इतना चार्ज करूंगा। तो वो सामने वाला बोलता है सर देखो वैसे तो मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे इतना इतना चार्ज करता हूं। अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था ना, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में एलोकेशन हमने किया था डिस्काउंट का। तो वही वाली बात यहाँ पे भी होगी कि सर वैसे तो मैं स्टैंड अलोन बेसिस पे इन सब का इतना इतना चार्ज कर रहा हूं,
बट सिंस आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि ये सारा काम आपको ही करना है, तो चलो मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं। आपका पूरा का पूरा काम, मतलब 4-5 काम जो भी आपने दिए, बिल्डिंग बनाने का, नीचे सड़क बनाने का, गार्डन बनाने का, पार्किंग एरिया बनाने का, ऑडिटोरियम बनाने का या स्विमिंग पूल बनाने का, ये सारा काम मिला जुला के मैं इतने में कर दूंगा। तो इसको कहते हैं नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, ठीक है ना। तो अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स का नेगोशिएशन मतलब सबका क्लब करके हो रहा है, कंसोलिडेट करके हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो मल्टीपल लीज कॉन्ट्रैक्ट ना होकर क्या है, सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये प्राइस भी है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, यानी आपने अगर काम बढ़िया किया एक जगह पे तो दूसरे का अपने आप ही उसका जो प्राइस जो है वो उस पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब सीधी बात है, जब आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक साथ में दिया जाता है ना, तो एक चीज के परफॉर्मेंस, मतलब एक प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर असर डालता है थोड़ा ना थोड़ा, है ना। फिर कहता है राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट्स कन्वेड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स और सम ऑफ द राइट्स टू यूज अंडरलाइंग एसेट्स कन्वेड इन ईच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ए सिंगल लीज कॉम्पोनेंट। ये क्या है, ये राइट टू यूज एक प्रकार से आपके सिंगल लीज कॉम्पोनेंट है। सिंगल लीज कॉम्पोनेंट का मतलब जैसे कि आपको बताया था दोस्तों, मैंने आपको लीज कॉम्पोनेंट को अलग अलग करने भी बताए थे कि ये अलग अलग लीज कॉम्पोनेंट है या ये सिंगल लीज कॉम्पोनेंट है। तो सिंगल लीज कॉम्पोनेंट कब होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसके बारे में मैं आपको वापस दोबारा अब एक्सप्लेन क्या करूं। तो समझ गए आप मेरी बात, 3 बातें हो गई यहाँ पे। तीनों बातों में से आपको कोई भी चीज नजर आती है तो समझ जाइए कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मल्टीपल ना होकर एक सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का सेगमेंटेशन होगा। सेगमेंटेशन का मतलब ये हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर बाद में डिफरेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी सबकी। जैसे बिल्डिंग की अकाउंटिंग अलग, नीचे ऑडिटोरियम की लीज की अकाउंटिंग अलग, ठीक है, स्विमिंग पूल की अकाउंटिंग अलग करनी पड़ जाएगी यदि ये सारी चीजें जो है इस स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरी फुलफिल नहीं हो पाती है तो। ठीक बात है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आता है पोर्टफोलियो एप्लीकेशन। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन और पोर्टफोलियो एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है समझिएगा जरा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मल्टीपल लीज कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमें डिसीजन जो है वो लेना पड़ता है दोस्तों। बट पोर्टफोलियो एप्लीकेशन में क्या है कि पोर्टफोलियो एप्लीकेशन के अंदर सिमिलर नेचर के बड़े सारे लीज एसेट्स होते हैं जो आपने लीज पर लिए हैं, और उन सारे लीज एसेट्स को हम कंबाइन करें या फिर ना करें। जैसे कि ये देखो एग्जांपल दिया है, लीजेस ऑफ अ फ्लीट ऑफ सिमिलर रोलिंग स्टॉक। अब देखिए रोलिंग स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, वो वेगन टाइप का होता है, रेलवे वेगन है ना वैसा। तो ये जैसे रोलिंग स्टॉक है, एक नहीं आपने कम से कम 50 रोलिंग स्टॉक लिए हैं। अब ये 50 रोलिंग स्टॉक हैं, तो अब मैं कैसे इनकी अकाउंटिंग करूं? 50 डिफरेंट आरओयू एसेट्स एंड डिफरेंट लीज लायबिलिटी बुक करूं या फिर 50 का एक साथ में टोटल करके फिर बुकिंग कर दूं? क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जितना यूनिट वाइज तोड़ेंगे ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को, उतनी आपकी अकाउंटिंग जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। एंट्रीज आपको, नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो ज्यादा पास करनी पड़ेगी, हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग ट्रैक करना पड़ेगा, तो अकाउंटेंट का काम बढ़ जाएगा बेचारे का, राइट। तो कहने का मतलब जब जहां पे पॉसिबल हो सकता है उसको हायर लेवल पे एग्रीगेट किया जा सके, और पोर्टफोलियो अप्रोच अगर अपन लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा ना, कि भाई पोर्टफोलियो अप्रोच से अगर अपना काम हो रहा है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही हो रही है तो क्यों ना हम पोर्टफोलियो अप्रोच लगाएं, अलग अलग अकाउंटिंग क्यों करें सबकी। तो कह रहा है इंड AS 116 अप्लाइज टू इंडिविजुअल लीजेस, हर एक लीज के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है। हाउ एवर एंटिटीज दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीजेस ऑफ सिमिलर एसेट्स, that is leases of a fleet of a similar rolling stock may face practical challenges, है ना। इनको बेचारों को दिक्कत बड़ी होती है in applying the leases model on a lease by lease basis। लीज बाई लीज बेसिस पर ये काम करेंगे तो देखिए काम तो ऐसे भी हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट करके भी हो जाएगा, अलग अलग करके भी हो जाएगा, बट वही बात है क्या वो जस्टिफाइड होगा अलग अलग करना उन सारी चीजों को। तो यहां पे इंड AS 116 जो है, फिर से आपको दूसरा, पहला प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना दोस्तों, अब देखिए दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आपके सामने यहां पे मैं शेयर करता हूं, वो ये है कि दैट अलाउज, और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ऑप्शनल होते हैं,
मैंडेटरी नहीं होता ये। जैसे सपोज करो कोई एंटिटी है, वो कहती है नहीं नहीं मैं तो 50 रोलिंग स्टॉक लिए, मैंने 50 की अलग अलग अकाउंटिंग करनी है, आई वांट द फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और मैं अकाउंटेंट्स को तनख्वाह किस बात की देता हूं, ठीक है, तो जो तनख्वाह मैं उनसे देता हूं पूरी वसूल करूंगा, बैठ के सारे दिन एंट्री पास करते रहे वो लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधी बात है, नो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट फॉर आवर अकाउंटेंट। उसको जितना घिस सको उसको घिसिए आप, जितना उसका निचोड़ निकाल सके निकालिए, अकाउंटेंट को परेशान कर दीजिए, डिमोटिवेट कर दीजिए। ऐसी बेकार बेकार एंटिटीज जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ना भी लेना चाहे तो ना ले, ठीक है। स्टैंडर्ड जबरदस्ती नहीं कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भैया मैं तो एक ऑप्शनल एग्जाम्पशन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बोलकर, कि अलाउज एंटिटीज टू यूज अ पोर्टफोलियो अप्रोच फॉर लीजेस with similar characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statement would not differ materially from the application of the standard to the individual leases in that portfolio। यानी अगर मैं उसको पोर्टफोलियो अप्रोच पे काम कर रहा हूं तो इंडिविजुअल लीज के ऊपर उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मटेरियल इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। एंड इफ अकाउंटिंग फॉर अ पोर्टफोलियो एन एंटिटी यूजेस एस्टिमेट्स एंड assumptions that reflect the size and composition of the portfolio, so this approach is consistent with that of Ind AS 115. A decision to use the portfolio approach would be similar to a decision some entities make today to expense rather capitalize certain assets when the accounting difference is and would continue to be immaterial to the financial statements। देखिए दोस्तों, एक्सपेंस आउट तो देखिए कोई चीज कब हो सकती है, जब वो लीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में घुसे नहीं, या फिर शॉर्ट टर्म लीज हो या कोई लीज हो तो वो लो वैल्यू वाली लीज हो, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आईटी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सारी चीजों की जो लीज होती है, और आप उसके लिए लीज अकाउंटिंग फॉलो ना करें तो ही बेहतर रहेगा, आप उसको एक्सपेंस ऑफ कर दें डायरेक्ट, ठीक है। और यदि किराया भरते हैं आप, राइट, मतलब जो आने वाले 2-3 साल तक रेंट का हुआ है आपका अग्रीमेंट, तो रेंट बुक करिए ओवर द पीरियड, और अगर 1 साल के अंदर अंदर की लीज है तो फुल्ली एक्सपेंस ऑफ कर दीजिए। तो ऐसी तो बात हमने पढ़ रखी थी। तो बेसिकली इस चीज को पढ़कर अपने को यही यहाँ पर सीखने को मिलता है कि ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट होता है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आप तब लगा सकते हैं जब इसका आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई मटेरियल इंपैक्ट ना पड़े और सारे के सारे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लीज हो, राइट। क्योंकि कल को पोर्टफोलियो में से किसी एक लीज अग्रीमेंट में किसी एक असेट्स के लीज में चेंज हो रहा है तो वो असेट्स जो है वो आपके बाकी के पोर्टफोलियो के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ना डाले, जिससे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो कहने का मतलब अगर ऐसा है कि अग्रीगेट बेसिस पर, सिंपली अग्रीगेट बेसिस पर अकाउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो कर लो, पोर्टफोलियो अप्रोच भी लगा सकते हो, है ना। उसके लिए स्टैंडर्ड को कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है ये, और जबरदस्ती भी नहीं है। तो ये वाली बात हो गई। ओके सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंसेप्शन और कमेंसमेंट ऑफ लीज से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इंसेप्शन और कमेंसमेंट ऑफ लीज, ये जो 2 शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे तो मतलब प्राइमरीली तो ऐसा ही लगता है कि इंसेप्शन और कमेंसमेंट दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। एक ही बात है सर, इंसेप्शन हो गया, कमेंसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले हम इंसेप्शन के बारे में पढ़ते हैं, फिर कमेंसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और पता लगाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है या ये एक ही वर्ड है या एक ही चीज है ना। तो देखिए 116 वाला जो स्टैंडर्ड है, रिक्वायर्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स टू डिटरमाइन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ही एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट है तो उसके अंदर कोई लीज का एलिमेंट है क्या। तो ये चीज आपको इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिसाइड करनी पड़ेगी। ये डिसाइड आप कब करेंगे, इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये इंसेप्शन होता कब है सर, तो कहता है इंसेप्शन डेट इज डिफाइंड एज द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो हमारी ये जो 2 डेट्स बताई गई है कि एक तो डेट ऑफ लीज अग्रीमेंट और दूसरा डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज। अब देखिए दोस्तों, यहां पर वो जो अपना कॉन्सेप्ट नहीं होता था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, हम लोग पहले भी पढ़ते थे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आप उसकी अकाउंटिंग कब से स्टार्ट करते थे, खरीदने की डेट से ही अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। भले ही चाहे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है, उसका जो स्टाम्प ड्यूटी, एग्जीक्यूशन वगैरह, ये सब काम जो है, लीगल पेपर वर्क जो है,
वो सेट असाइड रखते हुए आप जब भी उस असेट्स को टेक्निकली सब्सटैंशियली परचेज कर लेते थे तब उसकी अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देते थे। वैसे ही दोस्तों लीज के भी कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा ही है कि जो लीज का अग्रीमेंट है, समझिएगा मेरी बात, कि जहां पे यहां मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऐसे लगता है कि सर इंसेप्शन डेट के लिए मतलब ये स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड को इतना लोड लेने की क्या दरकार है सर? इंसेप्शन डेट का मतलब सीधी बात है, आपका जो अग्रीमेंट हो रहा है लेसर और लेसी का, उसके ऊपर दोनों के साइन होते हैं, तो जो डेट होती है उस एग्रीमेंट की, वही डेट हमारी इंसेप्शन की डेट कहलाएगी। इसमें सर इतनी ज्यादा डिस्कशन की बात ही कहां से आ गई? तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी डेट ऑफ अग्रीमेंट ही असली मायने में सही डेट होती तो हम आधे से ज्यादा आईएफआरएस के प्रोविजन तो हटा ही देते, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रस्ट नहीं करते, है ना। हम लोग ट्रस्ट किसके ऊपर करते हैं? सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन रादर देन फॉर्मेलिटीज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट होना, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूली साइंड होना, ये सारी की सारी चीजें कई बार बहुत दिनों तक पेंडिंग भी रह सकती है और आप सब्सटैंशियली एसेट्स का यूज जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है, बोले देखिए लीज अग्रीमेंट ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट टू चेक, बट आप इसको साइमल्टेनियसली डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज के साथ में चेक करें। इसका मतलब ये कि भले ही चाहे आपका लीज अग्रीमेंट ड्यूली साइन हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आप और लेसर मिलकर, मतलब लेसी और लेसर मिलकर लीज की प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री हो चुके हैं। जैसे प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब क्या कि आइडेंटिफाइड एसेट्स क्या होगी हमारी, कितने दिनों का अग्रीमेंट है, और लीज रेंटल क्या होंगे। ये होता है हर एक लीज का प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब मेन जो मुद्दे की बात है उसकी अगर अपन बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए लीज के अग्रीमेंट की। क्या क्या बात कि भाई कौन सा एसेट्स यूज करना है, कितने दिनों तक आप यूज करने के लिए ले रहे हैं, और लीज रेंटल क्या होगा। अब अगर ये सारी चीजें बैठकर ऑन द टेबल नेगोशिएट हो चुकी है 1 to 1, ये सारी की सारी चीजें, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपका लीज जो है वो लीज का इंसेप्शन हो चुका है, अगर ये सारी चीजें आपने नेगोशिएट कर ली है तो। भले ही चाहे अग्रीमेंट जो है उसमें देरी भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम कहते हैं इंसेप्शन, इसको हम कहते हैं इंसेप्शन। नाउ दोस्तों, सेकेंड थिंग, कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट इज डिफाइंड एज द डेट ऑन विच अ लेसर मेक्स एन अंडरलाइंग एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज बाई अ लेसी। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब देखिए दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक तो हो गई हमारी इंसेप्शन डेट, ठीक है, दूसरी हो जाएगी हमारी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, मतलब आपके नॉर्मल सिनेरियोज में ये दोनों ही सेम होती है, तो हमको लगता भी है कि इंसेप्शन और कमेंसमेंट जो है वो एक ही चीज है सर, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। इंसेप्शन इज समथिंग एल्स वेयर एज कमेंसमेंट इज समथिंग एल्स। ठीक है, यहां पे आप इंसेप्शन में जो मेन चीज का डिसीजन जो लेते हैं ना, वो लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट whether contract contains a lease। ठीक है, whether contract contains a lease या whether contract is itself lease। तो ये डिसीजन होता है हमारा इंसेप्शन डेट को, कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या फिर नहीं है ना, राइट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या फिर नहीं है। तो यहां पर इस बात का आपका डिस्कशन हो गया यहां पर। अब देखिए दोस्तों, कमेंसमेंट डेट वाले दिन हम एग्जैक्टली क्या डिसाइड करते हैं। कमेंसमेंट डेट आपकी कब होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से? कमेंसमेंट डेट के लिए स्टैंडर्ड ने जो गाइडेंस दिया है वो ये दिया है कि जब असेट्स मेड अवेलेबल for ready to use,
ठीक है, अब इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि ये एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। असेट्स मेड अवेलेबल रेडी टू यूज, यानी आपने लीज की प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री कर लिया, नेगोशिएट कर लिया, रेंटल क्या होगा, टर्म्स क्या होगी, आइडेंटिफाइड एसेट्स क्या होगा, ये सारी बात आपने पता लगा ली। कब पता लगाई? इंसेप्शन डेट को। वेयर एज ऑन कमेंसमेंट डेट वो जो असेट्स की बात हो रही थी ना इंसेप्शन डेट पर, वो आपको रेडी टू यूज स्थिति में मिल जाती है, यानी आप उस दिन से उस चीज को यूज ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए दोस्तों कि मान लीजिए एक कंपनी ए है, ठीक है, ये है कंपनी ए, और इस कंपनी ने बी के साथ में एक लीज का अग्रीमेंट किया। अब मैं कहता हूं लीज अग्रीमेंट अभी भी होना बाकी है, मतलब मिस्टर ए कंपनी के बिहाफ पर मिस्टर ए और बी कंपनी के बिहाफ पर मान लो मिस्टर बी, जो दोनों डायरेक्टर्स है कंपनी के, ये दोनों ऑन द टेबल नेगोशिएशन करने के लिए रेडी हैं। सो बी जो है बेसिकली है ये इनका आइडेंटिफाइड एसेट्स, कोई भी मान लीजिए लेट्स से कि ट्रक की लीज हो रही है, ठीक है, ट्रक का लीज हो रहा है, लेट्स से 5 ट्रक्स जो है वो मिस्टर ए की कंपनी को हैंडओवर किए जाएंगे लीज बेसिस पर, और जिसके रिगार्डिंग XYZ अमाउंट का जो रेंटल है वो हमने अग्री कर लिया है। तो अब देखिए दोस्तों ये अग्री कब हुआ, लेट्स से कि इसकी तारीख ले लेते हैं अपन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को 5 ट्रक्स का हमारा लीज का जो प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है, ये सारी की सारी बातें हमारी अग्री हो गई 1/4 को। ठीक है, फिर देखिएगा मैं आपको बताता हूं, जब ये बातें अग्री हो गई है तो कुछ समझिए 15 मई को 15 मई 2021 को रेडी टू यूज हो गए। कौन हो गए? ट्रक्स रेडी टू यूज या मेड अवेलेबल, आप इसको जो भी कहें, ठीक है, मेड अवेलेबल फॉर रेडी टू यूज ऐसे लिखना चाहिए इस चीज को। तो इसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं कि मेड अवेलेबल ओके, ये यहां से जा नहीं रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेड अवेलेबल फॉर रेडी टू यूज। 15 तारीख को ये आपको हैंडओवर कर दिए गए, मतलब मिस्टर ए की कंपनी को ये ट्रक्स जो है वो हैंडओवर कर दिए गए, और लीगल एग्जीक्यूशन ऑफ द अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड ऑन 30 जून, या फिर 1 जुलाई कर लीजिए, कुछ भी कोई भी डेट ले लीजिए दोस्तों, बस अपने को ये डेट अलग रखनी है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 1 जुलाई को डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लीज अग्रीमेंट, ठीक है ना, ये हमारा डेट हो गया जिस दिन हमने लीज अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो हमारे पास में अब मल्टीपल डेट आ गई, 1 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई और 1 जुलाई हो गई। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है दोस्तों, ये जो 1 और 15 है ना, ये जनरली कुछ कुछ केसेस में सेम ही होते हैं, तो इंसेप्शन और कमेंसमेंट डेट एक ही हो जाती है, लेकिन कई केसेस में इनमें भी गैप आ जाता है। तो जब गैप आ जाता है तो ये दोनों तारीख अलग अलग हो गई ना। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या कहेंगे, जिस दिन आपकी प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हुई है लीज कॉन्ट्रैक्ट की, उसे तो कहा जाएगा डेट ऑफ इंसेप्शन, इसे हम कह देंगे डेट ऑफ इंसेप्शन। ठीक है, और जिस दिन असेट्स रेडी टू यूज करवा दिया गया है, जिस दिन आपका असेट्स दोस्तों रेडी टू यूज या मेड अवेलेबल फॉर रेडी टू यूज करवा दिया गया है आपके कस्टमर के लिए, लेसी के लिए, उस दिन उसे कहा जाएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट। इस दिन हम इसको कहेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट दोस्तों। अब देखिए दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट अलग हो गया है ना। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंसेप्शन और कमेंसमेंट का डेट सेम हुआ तो क्या फर्क होगा और अलग अलग हुआ तो क्या होगा। दोस्तों सेम हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अलग अलग हुआ ना तो आपको पता है
अकाउंटिंग, टेक्निकली इसकी अकाउंटिंग जो है लीज कॉन्ट्रैक्ट की कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है जो हम अकाउंटिंग करते हैं लीज की, अकाउंटिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है, अभी के लिए मैं आपको बताता हूं, राइट ऑफ यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट, है ना। अभी थोड़ा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, आगे आगे चलकर प्रैक्टिकल्स आएगा तो वहां पे देखेंगे। टू लीज लायबिलिटी, राइट। तो ये वाली एंट्री आप लोग अपने बुक्स पे कब पास करेंगे? ठीक है, डेट ऑफ इंसेप्शन या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये डिसाइड करेगी, यानी डेट ऑफ इंसेप्शन या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी इन दोनों में से हम कौन सी तारीख को ये वाली जर्नल एंट्री हमको हमारी बुक्स के अंदर एंटर करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राइट ऑफ यूज वाली एंट्री है, अब आप समझ ही गए होंगे इन वर्डिंग से, क्योंकि मेड अवेलेबल जब से मैंने उस असेट्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, या वो असेट्स मेरे लिए अब अवेलेबल हो चुके हैं, मैं उन्हें यूज कर सकता हूं, तो ये रेडी टू यूज है। पुट टू यूज नहीं लिखा हुआ, रेडी टू यूज है, यानी मेरे प्रेमाइजेस तक ये आ चुके हैं या मेरे प्रेमाइजेस में ये अवेलेबल पड़े हैं, मैं इनको अब सिर्फ यूज करना जो है वो मेरा काम बाकी रह गया है, बट दे आर वेरी मच अवेलेबल फॉर रेडी टू यूज। तो समझ जाइए कि इस दिन हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट वाले दिन ये जर्नल एंट्री पास करनी होती है। इसका मतलब सर डेट ऑफ इंसेप्शन पे क्या एंट्री पास होती है? डेट ऑफ इंसेप्शन पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। तो देखिए, डेट ऑफ इंसेप्शन के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, नो अकाउंटिंग। डेट ऑफ इंसेप्शन पे कोई अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी, जबकि अकाउंटिंग कब करी जाएगी? डेट ऑफ कमेंसमेंट पर, यानी जब लीज कमेंस होगा तब हम इसका फाइनेंशियल इफेक्ट जो है अपने बुक्स में एंटर करेंगे और ये एंट्री पास करेंगे। यानी इस दिन लेसी अपने बुक्स में ये एंट्री पास करेगा, लेसी जो होगा वो अपने बुक्स में ये वाली एंट्री पास करेगा, और जो लेसर होगा ना दोस्तों, वो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को बुक करेगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को बुक करेगा, यानी क्योंकि लेसर के लिए अब वो असेट जो है वो लीज्ड असेट्स बन गया है, तो लेसर जो है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को बुक करेगा, वहीं लेसी जो है राइट ऑफ यूज असेट्स को बुक करेगा। अब ये असेट क्या है? असेट ट्रक है हमारे केस के अंदर, और कोई भी जो भी असेट्स होगा स्पेसिफिक नाम से यहाँ पे बुक हो जाएगा, यानी राइट ऑफ यूज ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, है ना। तो ये जो भी असेट्स होगा उसके नाम से ये एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जिनका इंसेप्शन कभी और होता है और कमेंसमेंट उनका कभी और होता है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। भूल से भी आप इसे एक दिन इंटरप्रिटेट करके मत कर लेना, आगे बढ़ लेना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंसेप्शन के दिन फिर हम कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे अगर कमेंसमेंट बाद में हुआ है तो। समझ गए आप लोग मेरी बात? ठीक है ना। तो ये अंतर होता है इंसेप्शन के दिन में और कमेंसमेंट के दिन में। तो where the underlying asset is an asset that is the subject of a lease for which the right to use that asset has been provided by a lessor to a lessee, यानी लेसर के द्वारा लेसी को जो राइट ऑफ यूज प्रोवाइड किया जाता है अंडरलाइंग एसेट्स के रिगार्डिंग, उस दिन आपका एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज रहता है और वही दिन आपका कमेंसमेंट डेट कहलाता है। सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन inception or commencement date. So in certain cases the commencement date of the lease may be before the date stipulated in the lease agreement. Sometimes दोस्तों क्या होता है कि commencement date जो है जो वो पहले ही स्टार्ट हो जाती है before the date stipulated in the lease agreement. देखिए मैंने आपको कहा था कि agreement जो है वो formalities है, हमारा IFRS जो है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे काम करता है। सो अग्रीमेंट का एग्जीक्यूट होना वो तो एक फॉर्मेलिटी है, तो अग्रीमेंट तो बाद में भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जबकि लीज कमेंस पहले भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहता है, देखिए, द डेट ऑन विच रेंट्स बिकम ड्यू और पेबल। अब सपोज करिए दोस्तों कि आपकी लीज कमेंस हो चुकी है, अग्रीमेंट में थोड़ा टाइम है, बट एक बात बताइए, अग्रीमेंट का इंतजार लेसर भी नहीं करेगा। जैसे ही उसने आपको एसेट्स दिया वो आपसे रेंट जो है वो लेना स्टार्ट कर देगा, वो आपसे रेंट लेना स्टार्ट कर देगा। बोले सर देखो मैंने आपको एसेट्स दे दी है,
अब आप मुझे रेंट देना भी स्टार्ट कर दीजिए। अग्रीमेंट हमारा होता रहेगा, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा, ठीक है। बट आप मुझे रेंट लेना देना जो है अपना वो पूरा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो दिस ऑफन अकर्स व्हेन द लीज्ड स्पेस, सॉरी, हाँ जी, दिस ऑफन अकर्स व्हेन द लीज्ड स्पेस इज मॉडिफाइड बाय द लेसी प्रायर टू द कमेंसिंग ऑपरेशन इन द लीज्ड स्पेस। Example, during the period a lessee uses the leased space to construct its own leasehold improvements. अब ये इन्होंने एक एग्जांपल और दिया कि ये कमेंसमेंट जो है बहुत सारे सिचुएशन में पहले स्टार्ट तब हो जाता है जब एक लेसी जो है उसे कुछ सिग्निफिकेंट लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स भी करने पड़ते हैं या फिर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना, ये जो भी स्पेस या एसेट्स हम लोग काम में लेते हैं लीज के कॉन्ट्रैक्ट में, तो इनमें दो प्रकार के वर्ड आपको देखने मिलेंगे। एक तो हो गया मॉडिफिकेशन और एक हो गया लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स। तो समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, जैसे सपोज करो कि आपको यहां पर कोई ऑफिस बनाना है, तो ऑफिस बनाना है तो आपने सामने वाले पार्टी से ऑफिस स्पेस जो है वो लीज पे ले लिया बिल्डिंग के अंदर। अब आपको अपनी ऑफिस को किस प्रकार से जचाना है उसके हिसाब से आप उस पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हो, तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन। अच्छा, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट क्या होता है? लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स का मतलब ये हो गया उसी स्पेस में कोई आप फर्दर कंस्ट्रक्शन कर लेते हो या कुछ और बना देते हो, उसको हम कहते हैं लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपने प्लेन लैंड लीज पे ले ली, लेकिन प्लेन लैंड के ऊपर आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, जैसे सपोज करो लैंड के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बना दी। अब क्योंकि लैंड आपकी लेट से बहुत लंबे अवधि के लिए लीज पर ली गई है, लेट से 100 ईयर्स, तो ठीक है बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, 100 साल की लाइफ नहीं होती है बिल्डिंग की, तो एक काम करते हैं इस लैंड पे अपन एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो वो जो आपने बिल्डिंग बनाया ना, वो बिल्डिंग क्या है, एक प्रकार से उस लैंड के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। समझ गए आप लोग? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जब आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है या कोई लीज होल्ड इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो सामने वाला आपको फटाफट से असेट्स अवेलेबल फॉर यूज करवा देता है। बोले ठीक है सर, आप काम चालू करिए, क्योंकि आपको भी समय लगेगा इसको इंप्रूव करने में या मॉडिफाई करने में, तब तक अपने अग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज हो जाएंगे। बट द मेन थिंग इज दैट कोई भी काम दुनिया में फ्री में तो होता नहीं है। जैसे ही मैंने आपको मेरा एसेट्स किराए पे दिया, लीज पे दिया, मैं तो आपसे किराया वसूलने का अधिकारी हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, ये जो कमेंसमेंट डेट है ना हमारी, अग्रीमेंट डेट के पहले ही चालू हो जाती है, पहले ही फॉल हो जाती है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आगे बात समझ में। नाउ इफ अ लेसी टेक्स पोजेशन ऑफ और इज गिवन कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट बिफोर इट बिगिंस ऑपरेशंस और मेकिंग लीज पेमेंट्स अंडर द टर्म्स ऑफ the lease term has commenced even if the lessee is not required to pay rent or the lease arrangement states the lease commencement date is a later date। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, समझिएगा मेरी बात को। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम लेट्स से कि मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, लीज जो है वो मेरा कमेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम लगेगा मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट में, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, और मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरा मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, और इस दिन से मैं मेरा जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट कर दूंगा, ऑपरेशंस में स्टार्ट कर दूंगा। अब ये ऑपरेशन स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो मैंने फैक्ट्री का ये जो लैंड है या बिल्डिंग है जो मैंने आपसे लीज पे लिया, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग मैंने आपसे लीज पे लिया है, लेकिन जब तक मैं उसको ऑपरेटिंग हालात में लेकर नहीं आऊंगा तब तक ऑपरेशन चालू नहीं होंगे, और ऑपरेशन चालू होने के बाद में लेट्स से मेरा प्रोडक्शन चालू हो गया, तो प्रोडक्शन चालू हो गया तो मेरी रेवेन्यू भी चालू हो जाएगी। तो समटाइम्स दोस्तों अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि जब तक ये वाला दिन आ नहीं जाता तब तक मेरे ऑपरेशंस जो है वो रुके हुए रहते हैं।
है ना, और हो सकता है मुझे रेवेन्यू भी ना जनरेट हो उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो ये भी ऑन द टेबल निगोशिएट कर लिया जाता है पार्टीज के द्वारा, लेसर और लेसी के द्वारा। तो लेसर लेसी के द्वारा ये अग्री कर लिया गया कि सर देखो कोई बात नहीं, ये बात हम भी समझते हैं कि आप जब तक अपना मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट करोगे तब तक आपके पास में देने के लिए रोकड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑपरेशंस बंद हैं। तो चलो एक काम करते हैं, आप लीज रेंट जो है ना, लीज रेंट ऑपरेशन चालू होने के 1 महीने बाद दे देना, है ना। लीज रेंट का पेमेंट आप यहां से करना, यहां से, ये देखो लीज रेंट, इसका पेमेंट आप इस डेट से करना, ये डेट कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब आपको पता है टाइम स्केल के ऊपर मैंने ये सारी बात आपको बताई है, इसका मतलब पहले आपकी लीज कमेंस हो रही है, फिर आपका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, तो मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है तो आपका ऑपरेशन चालू हो रहा है। ऑपरेशन चालू होने के कुछ दिनों बाद में आपको एक समय दिया गया कि भाई चलो इस दिन के बाद में आप लीज रेंट का पेमेंट करना चालू कर देना। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि सामने वाले ने मुझे ये पेमेंट का समय दिया है, बट टेक्निकली देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी लीज कमेंस ही इस लीज रेंट का चालू हुआ है उस दिन से हुई है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। सो दिस इज जस्ट मेयरली अ पेमेंट ऑफ योर लाइबिलिटी विच हैज बीन अक्रूड ऑलरेडी इन दीज पीरियड। दोस्तों समझे कि नहीं समझे? देखिए आपकी लाइबिलिटी है ना, वो तो आपकी लीज कमेंस होते ही बुक हो जाएगी, यानी आपको एंट्री तो इसी दिन पास करनी है कि राइट ऑफ यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अब आप अपनी इस लीज लाइबिलिटी का जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी ये लाइबिलिटी है। कोई बात नहीं, पेमेंट आप आज करें, कल करें, 10 साल बाद में करें, या एकदम लीज टर्म के बाद में करें, ये तो सब ऑन द पेपर आपस में पार्टी का नेगोशिएशन है। जब तक वो मुझे टाइम दे रहा है तब तक मेरे पास में बस उसका एक प्रिविलेज है। तो देखिए दोस्तों सही ये मैंने आपको एक फैक्ट बताया है, क्योंकि क्यों मतलब एक्चुअल में ये टाइम जो है वो क्यों लगता है, क्योंकि आप भी प्रैक्टिकली समझ के देखिए, कमर्शियल सब्सटेंस को ध्यान में रख के देखिए, बिजनेस ऑपरेशंस को ध्यान में रख के देखिए कि ये लीज रेंट जो है वो प्रैक्टिकली आगे की डेट से क्यों चालू हो रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट में टाइम लग जाता है और फिर बाद में मेरे ऑपरेशन जो है वो रुके हुए रहते हैं। ऑपरेशन चालू हो गए तो मैंने लीज रेंट देना भी चालू कर दूंगा। तो बट ऐसे केस में दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जब अपन अकाउंटिंग यहां से करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा पता है? क्योंकि आपने असेट को यूज करना स्टार्ट कर दिया था यहां से ही। अब आप असेट्स की अकाउंटिंग इतने दिनों तक अगर नहीं करेंगे तो वो तो वही बात, इतने दिनों तक आपकी बैलेंस शीट से ये डेटा ही गायब रहेगा। हो सकता है ये मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट में 1 से ज्यादा साल लग जाए, 1 से ज्यादा रिपोर्टिंग पीरियड लग जाए। तो क्या आप तब तक अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे जब तक लीज रेंट का पेमेंट नहीं करेंगे? और लीज रेंट का पेमेंट करना तो मतलब कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो गया, और हम लोग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग थोड़ी ना करते हैं, हम तो अक्रूवल पे काम करते हैं। तो अक्रूवल तो यहीं पे हो गया लीज लाइबिलिटी का। अब यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि लीज की अकाउंटिंग से बचने के लिए ये कहते हैं कि लीज रेंट का पेमेंट जो है वो 3 साल बाद से चालू होगा। तो 3 साल बाद से चालू होगा तो क्या 3 साल में लीज की अकाउंटिंग ही ना करूं? भैया लीज की अकाउंटिंग तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। पेमेंट आप कभी भी करें या फिर ना ही करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लीज टर्म खत्म होने के बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। बट वही बात है, अब ऐसे एग्रीमेंट प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिलेंगे जहां पे लीज रेंट जो है वो एकदम ही पोस्टपोन किया जा रहा है। इसको अपन नॉर्मल ट्रेड पार्लेंस में अगर समझ के चलें तो ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, बट वो एक रीजनेबल टाइम होता है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ही आपको 5-10 साल के लिए आपको लीज रेंट जो है वो माफ कर दिया गया। ठीक है, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे जैसे लेट्स से लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फर्स्ट 2 साल में आपको कोई लीज रेंट नहीं देना, सेकंड ईयर से आपका लीज रेंट जो है वो स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर से लीज रेंट जो है वो स्टार्ट होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो 2 साल तक आपसे जो लीज रेंट नहीं लिया गया है दोस्तों, उसकी भरपाई सामने वाला आगे के लीज रेंट में कर लेगा। सोचो आपने आज कोई सामान बेचा, ये आज बेचा, तो टेक्निकली आपको पैसे भी आज ही मिल जाने चाहिए। अब पैसे यदि आपको आज नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो आपको क्या हो रहा है, इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो रहा होगा। तो आप जितना भी लॉस हो रहा है उसको लीज रेंट में भरपाई कर लेंगे आप उसकी, आप सामने वाले से लीज रेंट जो है वो हायर चार्ज कर लेंगे। तो कहने का मतलब सामने वाला जो अपने से बिजनेस कर रहा है वो डेफिनेटली लॉस में नहीं कर रहा होगा, उसने लीज रेंट हमें सोच समझ के ही बताए होंगे। ठीक है, तो मुझे लीज कमेंसमेंट पर ही इसकी एंट्री बुक करनी पड़ेगी। और अगर मैं लेट्स से कि मुझे आज के दिन बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, मैं जिस दिन भी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जिस दिन मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस दिन अगर मेरी लीज लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। एक साइड में मेरे बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा,
एक साइड में राइट ऑफ यूज दिखाया जाएगा तो दूसरे साइड में लीज लायबिलिटी दिखाई जाएगी, और लीज का पेमेंट जितना होगा उतनी लायबिलिटी मेरी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और जितनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहेगी उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट लॉस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट को बुक करना पड़ेगा, यानी जितने दिन तक मैं इस लीज लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करूंगा तब तक मुझे फाइनेंस कॉस्ट यानी ब्याज का खर्चा जो है वो प्रॉफिट लॉस में बुक करना पड़ेगा। तो टेक्निकली अकाउंटिंग तो यही होनी चाहिए ना, इसीलिए ये स्टैंडर्ड कहता है कि अकाउंटिंग कमेंसमेंट डेट पर ही चालू हो जाती है, भले ही चाहे लीज रेंट का पेमेंट आप आज करें, कल करें, 1 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, वो आपकी इच्छा है। दैट इज जस्ट पेमेंट ऑफ योर लायबिलिटी, नथिंग एल्स। और लायबिलिटी का पेमेंट करने की एंट्री सिर्फ सिंपल होती है कि लायबिलिटी कंसर्न लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस दिन पेमेंट करेंगे हम अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए आगे बात आपको। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहां पे लिखता है कि टाइमिंग ऑफ व्हेन लीज पेमेंट्स बिगिन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज। इसका मतलब आप पेमेंट कब करेंगे इससे कमेंसमेंट डेट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट जो है वो बहुत बाद में भी हो सकता है, तब तक हम लीज की अकाउंटिंग को पोस्टपोन नहीं करेंगे, कैश सिस्टम पे नहीं जाएंगे हम, है ना। तो as discussed earlier, inception date is the date when an entity shall assess if the contract, या फिर मतलब या तो कॉन्ट्रैक्ट ही लीज है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लीज है, while the commencement date is relevant because on that date ये ROU वाली अकाउंटिंग होती है, लीज लायबिलिटी बुक करते हैं, और लेसर जो है नेट इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, राइट। ROU क्या होता है अपन सब जानते हैं कि डिफाइंड एज एन एसेट दैट रिप्रेजेंट्स लेसीज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट्स फॉर द लीज्ड। तो ये बात हो गई हमारी किस पर्टिकुलर चीज की, इंसेप्शन और कमेंसमेंट ऑफ लीज के रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, लीज टर्म के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीज टर्म, ठीक है। तो अब सीधी बात है कि जो हमारा लीज टर्म है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती है लीज अग्रीमेंट के लिए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने दिनों तक चलेगा, ये बड़ी बात हो गई ना। जैसे अब यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर लीज टर्म तो कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है, हाँ मेंशन होता है, उसके अंदर तो कोई दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत किसमें होगी, जो चीज मेंशन्ड नहीं है और उसे इंटरप्रिटेट कर कर कैसे आप उसको एक अग्रीमेंट मतलब लीज के टर्म में या तो इनकॉर्पोरेट करेंगे या फिर नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो कब कब हमें लीज टर्म के अंदर किसी पर्टिकुलर पीरियड को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन अपन को यहां से मिलेगा लीज टर्म से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है कि लीज टर्म इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, और इसके लिए उन्होंने कुछ समरी जो है वो बता रखी है, क्योंकि इसी दिन मतलब लीज टर्म के हिसाब से ही हम लीज की अकाउंटिंग करेंगे, स्प्रेड करेंगे पूरे के पूरे लीज अमोर्टाइजेशन टेबल को। तो ये सबसे पहले समराइज करके इन्होंने दे रखा बहुत ही बढ़िया तरीके से। 3 एलिमेंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला नॉन कैंसलेबल पीरियड। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी आपकी, नॉन कैंसलेबल पीरियड जो है वो आपका लीज टर्म होता है। ये फुल जितना भी आपका नॉन कैंसलेबल पीरियड होगा ना वो पूरा का पूरा लीज टर्म में शामिल किया जाएगा, क्योंकि लीज जो अग्रीमेंट होते हैं ना दोस्तों वो होते ही नॉन कैंसलेबल लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, समझ रहे हो ना। तो नॉन कैंसलेबल पीरियड तो इसमें आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 बात है ना, ये 2 बात इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में अपने को बातें जो है वो समझनी है। क्या है, पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन, यानी किसी ऑप्शन के द्वारा जो पीरियड कवर होता है, टू एक्सटेंड द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। नाउ इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसके अंदर, रीजनेबली सर्टेन। ऑप्शन है, बट ऑप्शन है ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा, ऑप्शन का एक्सरसाइज होना रीजनेबली सर्टेन होना चाहिए, तब जाके हम उस एक्सटेंशन को भी काउंट कर लेंगे। याद करिए अपन ने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कर लिया था इसके ऊपर, है ना, जहां पे मैंने आपको बताया था कि लीज टर्म का डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो वो अब समय आ चुका है कि लीज टर्म के बारे में हम लोग डीप में चर्चा करें। तो यहाँ पे लेट्स से कि आपका नॉन कैंसलेबल पीरियड जो है वो 5 ईयर्स है, फिर आपको उसको 2 साल एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिया गया, बट आप उस ऑप्शन को
इसमें जोड़ेंगे और 7 इयर्स का लीज टर्म बनाएंगे या नहीं, ये डिसाइड किया जाएगा कि इस ऑप्शन को आप रीजनेबली सर्टन है क्या एक्सरसाइज करने के लिए। आपका मतलब लेसी, लेसी के लिए बात हो रही है, क्या लेसी रीजनेबली सर्टन है कि इस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेगा। इफ यस देन आवर लीज टर्म इज 7 इयर्स, अदरवाइज सिर्फ ये 5 साल ही हमारा लीज टर्म होगा। तो ये हो गया एक्सटेंशन ऑप्शन, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑप्शन। इसका जस्ट उल्टा ऑप्शन होगा टर्मिनेशन का ऑप्शन। टर्मिनेशन ऑप्शन क्या होता है, कहता है पीरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, यानी हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड लेट से 10 साल है, लेकिन मैंने लेसी को ऑप्शन दिया है, सॉरी नॉन कैंसिलेबल पीरियड नहीं, पूरा का पूरा लीज टर्म जो है वो 10 साल है, जिसमें से 6 साल मेरा, चलो मैं लिख के बताता हूं यहां पे, देखिए लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ मेरा वो हुआ है 10 साल, लेकिन इसमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 6 ईयर्स। 6 साल तो नॉन कैंसिलेबल है, मतलब 6 साल तो कैंसिल नहीं होगा हमारा अग्रीमेंट, बट जो बाकी के आगे के जो 4 साल हैं, क्या वो 4 साल हमारा लीज का रिश्ता चलता रहेगा या बीच में टूट जाएगा। इसके लिए कहता है कि यदि मैंने इन 4 साल में लेसी को कोई टर्मिनेशन ऑप्शन दे दिया है, तो द लेसी, इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, तो फिर बाद में आप इस ऑप्शन को, टर्मिनेशन ऑप्शन को इग्नोर तभी करेंगे। टर्मिनेशन ऑप्शन यानी इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले और जो 4 साल हैं उसमें ये लेसी आपके साथ में बना रहेगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो आपको टर्मिनेशन ऑप्शन में क्या सोचना है, उल्टा सोचना है कि लेसी इस ऑप्शन को कहीं एक्सरसाइज तो नहीं करेगा ना। तो यू हैव टू बी रीजनेबली श्योर कि लेसी इस टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो आपको रीजनेबली सर्टन होना पड़ेगा। रीजनेबली सर्टन का मतलब क्या होता है सर, देखिए दोस्तों, रीजनेबली सर्टन इसलिए लिखते हैं ये लोग कि भाई इस चीज का कोई ऐसे कोई गारंटी या 100% अश्योरेंस हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, समझ रहे हो ना आप। इसके लिए अगर रीजनेबली सर्टन है तो भी चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 100% सो श्योर होना कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड की, आप बस एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करें, जो कि होगी आपकी रीजनेबली सर्टेनिटी की, राइट। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की दरकार नहीं होगी हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉन कैंसिलेबल पीरियड 6 ईयर है, फिर बाद में 4 ईयर का टर्मिनेशन ऑप्शन के बेसिस पर अपना लीज पीरियड है। 4 इयर्स में वो चाहे तो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ये 4 इयर्स को क्या मैं लीज टर्म में शामिल करूं, दैट मीन्स मेरा टोटल लीज पीरियड 10 साल होगा, यदि आई एम वेरी मच रीजनेबली सर्टन कि ये टर्मिनेशन ऑप्शन लेसी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। बट इफ आई एम नॉट श्योर, मैं रीजनेबली सर्टन नहीं हूं कि वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, तो फिर बाद में मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही लीज पीरियड कहलाएगा। इसका मतलब आई कांट से कि मेरा लीज पीरियड जो है वो 10 साल है, आई विल से कि मेरा वो लीज पीरियड जो है वो 6 साल ही है। इसका मतलब 3 एलिमेंट हो गए, एक्सटेंशन ऑप्शन, टर्मिनेशन ऑप्शन। एक्सटेंशन ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपको कब ध्यान रखना है और टर्मिनेशन ऑप्शन आपको कब ध्यान रखना है। इसका मतलब ये तीनों चीजों से मिलकर आपका एक लीज टर्म जो है वो पूरा का पूरा बनता है। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो देखिए कहता है लीज टर्म बिगिंस एट द लीज कमेंसमेंट डेट। लीज टर्म आपकी लीज के कमेंसमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है, वहां से काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होगी। एंड द लीज टर्म स्टार्ट्स व्हेन द लेसर मेक्स द अंडरलाइंग एसेट्स अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी एंड इंक्लूड्स एनी रेंट फ्री पीरियड्स प्रोवाइडेड। तो देखिए दोस्तों, इसमें लीज टर्म में रेंट फ्री पीरियड भी शामिल होता है। तो इस डायग्राम में और क्या था, ये हमारा रेंट फ्री पीरियड नहीं था, तो और क्या था, रेंट फ्री पीरियड लीज टर्म में शामिल होता है। तो लीज टर्म आपका स्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा, लीज कमेंसमेंट से ही, है ना। तो जब यहां से ही ये स्टार्ट हो जाएगा सर, तो फिर इसमें रेंट फ्री पीरियड भी आ जाएगा और आपका रेंट देने वाला पीरियड भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वही बात है सर, कमेंसमेंट डेट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंसमेंट डेट के हिसाब से ही आगे की सारी बातें आगे चलेगी, बढ़ाई जाएगी दोस्तों। तो कहता है असेसमेंट ऑफ वेदर इट इज रीजनेबली सर्टन दैट अ लेसी विल एक्सरसाइज एन एक्सटेंशन और टर्मिनेशन ऑप्शन शुड बी डन ऑन लीज कमेंसमेंट डेट।
इसका मतलब ये काम आप कब करेंगे कि लेसी इस चीज को एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन को या ना करेगा, इस बात की आपको रीजनेबल सर्टेनिटी कब एस्टैब्लिश करनी है। बोला है कि भैया जब लीज की कमेंसमेंट होना तब तक, इंसेप्शन नहीं लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, कमेंसमेंट डेट तक आपको ये बात तय कर लेना है कि वो इसको करेगा कि नहीं करेगा। अब बोला देखो सर आप ये बात कह तो रहे हो, बड़ी इजी लग रही है कहने में आपको, लेकिन आप सर आप एक बार बताओ आपको कैसे पता कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। हाउ कैन यू आर रीजनेबली सर्टन अबाउट लेसीज आइडिया ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन और नॉट। तो वही बात है, अब वही बात है ना, जैसे अब आपको ये डाउट आना चाहिए यहाँ पे, अब ये डाउट यदि आपको यहाँ पे आ गया है तो इस डाउट को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड कुछ लिखता है, तो कहता है एंटिटी शुड कंसिडर ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हमें क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस कंसिडर करने चाहिए दैट क्रिएट एन इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द लेसी टू एक्सरसाइज or not to exercise the option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. The assessment should not be based solely on the lessee's intention, past practices or estimates. इसका मतलब केवल लेसी की इंटेंशन, पास्ट प्रैक्टिस और एस्टिमेट के बेसिस पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आपको रेलेवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को असेस करना पड़ेगा। इट शुड फोकस ऑन द फैक्टर्स दैट क्रिएट एन इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द लेसी। सो नाउ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ये है, ये इंसेंटिव वाला कहां गया, सबसे पहले जब आया था ना ये रहा इकोनॉमिक इंसेंटिव, ये वर्ड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ गए सर। ये इकोनॉमिक इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, एसेट स्पेसिफिक हो सकता है, एंटिटी स्पेसिफिक हो सकता है, मार्केट बेस्ड फैक्टर से रिलेटेड हो सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, अब इन एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। इनसे अपने को पता चलेगा कि लेसी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या फिर नहीं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स विज़ाविज़ मार्केट रेट से रिलेटेड है, तो कुछ एग्जांपल जो है वो आपके एसेट रिलेटेड फैक्टर से संबंधित है। अब देखिए कहता है कि लीज रेंटल्स इन ऑप्शनल पीरियड दैट इज टर्मिनेशन पेनल्टीज एंड रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज। अब सुनिएगा ऑप्शनल पीरियड का मतलब क्या है, जैसे कि आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड अभी खत्म हो चुका है, जो 10 में से लेट से हमने 6 ईयर्स अज्यूम किया था। अब आगे के जो 4 साल हैं वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे। आपको टर्मिनेशन ऑप्शन दिया गया है या एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया गया है ना। अब उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए यहां पर कहा गया है कि यदि लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करने की अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाती है ना। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्मिनेशन पेनल्टीज या कोई रेजिडुअल वैल्यू, कोई गारंटी, यानी जब आप लीज छोड़कर जा रहे हैं तो या तो मुझे मिनिमम इतने अमाउंट की गारंटी दीजिए कि आप मुझे इतना अमाउंट देके जाएंगे, या फिर कोई पेनल्टी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो लीज का हुआ था हमारा उसके अंदर जो टोटल कंसिडरेशन है लीज लाइफ का, उस टोटल कंसिडरेशन का 50% पेनल्टी, 60% पेनल्टी, 20-30 है ना, ऐसी बड़ी ह्यूज पेनल्टीज यदि लगाई जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पता है लेसी जो है उस चीज को डेफिनेटली एक्सरसाइज नहीं करेगा अगर आप ऐसी कोई पेनल्टी लगा दी है तो, है ना। आपको ये रीजनेबल सर्टेनिटी जो आपको आ गई कि अब वो जो मान लो उसको जो आपने टर्मिनेशन ऑप्शन दिया ना कि टर्मिनेट कर देना भाई 6 साल के बाद में, लेकिन जब भी तुम टर्मिनेट करोगे पेनल्टी लगाएंगे, पेनल्टी पे कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो बताइए दोस्तों, सामने वाला नॉर्मली मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दीजिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लीज को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसके साथ में कुछ ऐसी बात हो रही है कि भाई आपकी पेनल्टी वो पे करने के लिए तैयार है बट वो छोड़ेगा, तो कोई रीजन होगा तभी छोड़ेगा दोस्तों, है ना। अदरवाइज इतना लॉस तो कोई बियर नहीं करेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कहने का मतलब जैसे सपोज करो, ऐसा कोई एग्जांपल दो सर कि पेनल्टी पेमेंट करने के बाद में भी है ना कोई आदमी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। जैसे दोस्तों सपोज करो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैसिलिटी ऐसी कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट ने आज के 4 साल 5 साल बाद में बैन कर देना है। लीज कॉन्ट्रैक्ट आपका चालू हुआ आज,
तो फैक्ट्री लगाई आपने, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा जो मैन्युफैक्चर जो है वो नहीं होता है ना, गुजरात के अंदर जो ये लिकर प्रोडक्ट्स हैं ये मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो लेट्स से कि आपने कोई ऐसी फैसिलिटी लगाई कि ये बैन वगैरह था नहीं, बैन होने के पहले आपने कोई फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली, लीज पे फैक्ट्री ले ली आपने, 5-6 साल तक आपने लीज का रेंट भरा, बाद में गवर्नमेंट का वो अनाउंसमेंट आया, तो अब आप क्या करोगे दोस्तों? 5-6 साल बाद में आप यही तो कहोगे, अरे मालिक क्या की गड़बड़ हो गया काम, थोड़ा कुछ रहम तो करो। तो वो बोलता है कि चलो भाई ठीक है यार, वही पेनल्टी वगैरह जो है वो आपकी थोड़ी कम कर देते हैं, बट देना तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे भी नुकसान हुआ है, आपको नुकसान हुआ है तो हमको भी नुकसान हुआ है, तो सामने वाला जो लेसर है वो पेनल्टी डिमांड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट आपके ओनरस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओनरस का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको हो सकता है टर्मिनेशन जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज आपको करने को मिले, बट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं हो रही है, हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बातें कर रहे हैं कि अगर पेनल्टी इंपोज करी गई है कॉन्ट्रैक्ट में तो सामने वाला जल्दी से उस चीज को टर्मिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो वी आर वेरी मच रीजनेबली सर्टेन कि हमारा लेसी जो है वो 6 साल के नॉन कैंसिलेबल पीरियड में तो हमको छोड़कर नहीं जाने वाला, लेकिन बाकी के जो 4 साल का जो पीरियड है उसमें भी वो छोड़कर नहीं जाएगा, बिकॉज द पेनल्टी या फिर हमने कुछ गारंटी की डिमांड कर ली है। दूसरी बात, वेरिएबल और कंटिंजेंट पेमेंट। वेरिएबल और कंटिंजेंट पेमेंट, मान लो मैंने कह दिया भाई तुम अगर छोड़ के गए ना तो इतना रुपया लूंगा, एडहॉक अमाउंट लूंगा मैं तुमसे। अब इसको पेनल्टी नहीं बोलकर कोई वेरिएबल या कंटिंजेंट पेमेंट बोल दूंगा मैं, जो छोड़ने के ऊपर तुमको मान लो देना पड़ेगा, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को अपने को कंसिडर करना होता है, कंसिडर बोथ साइड, एक्सटेंशन ऑप्शन के लिए भी और टर्मिनेशन ऑप्शन के लिए भी। टर्म्स एंड कंडीशंस आफ्टर इनिशियल ऑप्शनल पीरियड, दैट इज परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन की टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ो, क्या पता उन टर्म्स एंड कंडीशन से तुम्हें कुछ इंडिकेशन मिल जाए, है ना। कॉस्ट रिलेटिंग टू द टर्मिनेशन ऑफ द लीज एंड साइनिंग ऑफ न्यू रिप्लेसमेंट लीज। आपका लीज छोड़कर यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति का लीज लेगा तो उसमें उसको कितना खर्चा आएगा? क्या आपका लीज छोड़ना फायदेमंद रहेगा उसके लिए, राइट? तो फिर बाद में इन सारी चीजों को ध्यान रखो। फिर दूसरी बात, एसेट रिलेटेड फैक्टर्स क्या हो गए, जैसे कि ये कोई स्पेशलाइज्ड एसेट्स। स्पेशलाइज्ड एसेट्स का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे वो एक एयर कंडीशनर वाला एग्जांपल अपन ने काफी बार लिया है। टेलर मेड एयर कंडीशनर प्लांट जो है, या HVAC सिस्टम है, हीटिंग वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो ऑफिस के छत पे लगाया गया या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लगाया गया, जिससे ऑफिस में हीटिंग वेंटिलेशन या एयर कंडीशनिंग का काम वगैरह जो होता है। तो ऐसी चीजें जो है दोस्तों वो आपको स्पेसिफिकली बनाकर दी गई है। तो वो ऐसा नहीं है कि 6 साल तक वो उसको यूज ले रहा है, बाद में बोलेगा नहीं नहीं इसको तोड़ तोड़ के लेके चले जाओ आप, मैं तो नहीं रखूंगा इसको, है ना। तो वो एक व्यक्ति ऐसे सोचेगा, अरे यार ठीक है, वाई मतलब उस चीज को मैं इजेक्ट कराऊं तो क्यों कराऊं, है ना। तो सामने वाला उस चीज को सोचेगा। अगर कस्टमाइज्ड एसेट्स है, टेलर मेड एसेट्स है, कस्टमर के साइट के ऊपर आपने जाके कोई प्लांट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो बनाया है, इक्विपमेंट वगैरह बनाया है, तो उसके अंदर कैंसिलेशन के चांसेस ना थोड़े कम हो जाते हैं। लोकेशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। लोकेशन मतलब ऐसा लोकेशन है अंडरलाइंग एसेट्स का, जैसे सपोज करिए कि वो लोकेशन क्लाइंट के लिए प्रेफरेबल है, राइट। वो लोकेशन दोस्तों क्लाइंट के लिए प्रेफरेबल है, उसके लिए चेंज, उस लोकेशन का चेंज होना शायद क्लाइंट के लिए फायदेमंद ना रहेगा। मान लीजिए कि जैसे सपोज करिए आपका ऑफिस है, किसी बढ़िया एरिया के अंदर आपने ऑफिस पूरा बिल्डिंग जो है वो लीज पे लिया हुआ है। अब समझिएगा, अब ये जो लोकेशन है आपके लिए बढ़िया है, तो आपका काम भी वहां पे चल रहा है, बढ़िया से काम हो रहा है सब कुछ। अब जैसे ही आप अगर उसको चेंज करने की बात करते हैं तो आपको इससे बेहतरीन लोकेशन और कोई नहीं मिलेगी, है ना, समझ रहे हो ना। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी या कोई फैसिलिटीज वगैरह जो इंस्टॉल करी गई है, वो जिस लोकेशन पे आपको मिली है, अगर आप वो लोकेशन छोड़ देते हैं तो फिर बाद में वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, है ना। तो मतलब सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, 1000 एग्जांपल्स बन सकते हैं, मतलब n नंबर ऑफ एग्जांपल बन सकते हैं, कोई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बन पाएगी इन सारी चीजों की। बट द मेन थिंग इज दैट इन सारी चीजों को पढ़कर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ, इन सारी चीजों पर विचार किया जाना चाहिए। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या फिर नहीं होगा, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल ऑल्टरनेटिव,
जैसे सपोज करिए दोस्तों लेसी के पास में दुनिया जहान के ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो वो आपके साथ क्यों रहेगा, फिर किसी और के साथ चला जाएगा अगर वो उसे कम दाम ऑफर कर देगा। तो लेसी कहता है कि देखो सर 6 साल तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, 6 साल के बाद में मैं आपके साथ तभी रहूंगा जब कोई कुछ अच्छा ऑफर कर दोगे आप मुझे, ठीक है, उस समय देखी जाएगी। पोस्ट 6 ईयर्स देखेंगे इस चीज को। अभी तो मेरे पास में ये टर्मिनेशन ऑप्शन मेरे पास में रहने दीजिए। आई विल टेक अ कॉल ऑन दिस कि वेदर आई विल एक्सरसाइज और नॉट, ठीक है, ऐसा उसने कह दिया और आपने अग्रीमेंट कर लिया। अब आपको खुद को पता है आप लेसी को लूट रहे हो, दुनिया भर के रेंट चार्ज कर रहे हो। अब मार्केट में कंपटीशन भयंकर है और आपके कॉम्पिटिटर उसको या क्या पता कम दाम ऑफर कर दें तो वो उनके साथ चला जाएगा। तो सीधी बात है, अगर उसके पास में सूटेबल ऑल्टरनेटिव है, सेम काइंड ऑफ असेट्स कोई दूसरा उसको प्रोवाइड कर दे रहा है, तो वो दूसरे के साथ चला जाएगा ना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उसे अच्छा ऑफर कर रहे हो, ठीक है, आपके जैसा ऑफर कोई नहीं कर रहा, दोनों ही है, स्टोरी के दोनों पहलू हो सकते हैं। आप जो लीज रेंट चार्ज कर रहे हो वैसा लीज रेंट उसे दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप उसके दोस्त हो या फिर आप उसके जानकार हो, ठीक है, तो मतलब बाकी लोगों से कम चार्ज कर रहे हो आप, है ना। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, तो आपकी डील को वो छोड़कर क्यों जाएगा। इसका मतलब यदि उसके पास में टर्मिनेशन ऑप्शन है और आप उसे बढ़िया अमाउंट चार्ज कर रहे हो, बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहे हो, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि वो आपको छोड़ के चला जाए। बट आप कम चार्ज कर रहे हो तो वो नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। अब सुनिए, देखिए दोस्तों, चौथा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। आपने उसे कोई चीज लीज पर दी और उसने क्या किया, उस पर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट कर लिया। जैसे मान लीजिए आपने उसे लैंड दिया लीज पे। अब बताइए दोस्तों, लैंड की लीज को कोई कैंसिल क्यों करेगा, क्योंकि लैंड के तो दाम वैसे ही बढ़ते जाते हैं। और मान लीजिए आपकी 50 साल की लैंड जो है वो लीज पे आपने ले ली और उस लैंड पे आपने बनानी बड़ी सारी ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि 25 साल तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और बाकी के 25 साल जो है उसमें आपके पास में टर्मिनेशन ऑप्शन है। तो बताइए दोस्तों, कोई कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, यदि कोई गोइंग कंसर्न है, वेल एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, जैसे सपोज करो रिलायंस की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, ये हम लोग चले जाएंगे इस दुनिया से बट ये लोग रहेंगे, ये कॉर्पोरेट्स तो स्टिल एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज डायरेक्टर्स जो हैं, मेंबर्स हैं, मे कम एंड गो, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज विल स्टिल बी देयर, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों, 25 साल के बाद में भी ये एंटरप्राइज को ये जो लीज है, जो लैंड है, वो उनके पास में ही रहेगी, है ना। वो उस चीज को टर्मिनेट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 25 साल बाद में पता नहीं क्या भाव हो जाए और आपका तो पहले से ही अग्रीमेंट चल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल है जिनको आपको सोचना चाहिए। इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता लग जाएगा कि लेसी का माइंडसेट क्या होने वाला है। तो सर ये एक बात बताओ, आपने इंसेप्शन के दिन जो सोचा और कल को वैसा हुआ नहीं तो? अरे अकाउंटेंसी तो यही चीज है दोस्तों, हम जो सोचते हैं जरूरी थोड़ी है वैसा हो। अरे हम बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं तो क्या उतना ही पैसा डूबता है एग्जैक्टली जितना प्रोविजन बनाते हो? देखिए दोस्तों, अकाउंटेंसी इज सब्जेक्ट टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इंसेप्शन के दिन आपको ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, अकॉर्डिंगली लीज टर्म डिसाइड करना है। कल को इन सारे फैक्टर्स में बदलाव हुआ तो बदलाव की भी बात अपने को स्टैंडर्ड बताएगा कि भाई ये सारी चीजें भविष्य में बदल गई तो क्या होगा। तो भाई फ्यूचर में अगर मान लीजिए इन कंसिडरेशंस की वजह से कोई फैक्टर्स में चेंज आ गया तो वी विल मतलब मॉडिफाई द लीज टर्म अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर। बट पहले इंसेप्शन तो समझ लीजिए। समझ गए ना मेरी बात? तो ये वाली बात है दोस्तों, बात आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी बातें समझते हैं। देखो, इन सर्टन केसेस इट कैन बी मोर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन whether the exercise of the option is reasonably certain where the period from the commencement of the lease to the exercise date of an option is longer, and the said difficulty arises from several factors, that is a lessee's estimate of its future needs for the leased assets become less precise the further into the future the forecast goes. Also, the future fair value of certain assets such as those involving tech is more difficult to predict than future fair value of relatively stable assets such as fully leased commercial office building located in a prime area. तो वही है ना दोस्तों, जरूरत के हिसाब से आदमी की नीड जो है वो बता देती है, पता लग जाता है ना। देखिए दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको अपन असेस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते। फैक्ट्स
टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, लेसी के बारे में जानते हैं, लेसी के बिजनेस मॉडल को जानते हैं, वो कितना ऑपरेट करेगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप डेफिनेटली अब इनको कोरिलेट कर पाओगे कि लीज टर्म के अंदर ये एग्जांपल का अपने को करना क्या है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, आर्टिफिशियली शॉर्ट लीज टर्म। आर्टिफिशियली का मतलब जानबूझ के मैंने शॉर्ट लीज टर्म लिखवाया है। किसका? लीज ऑफ ए कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। अब सपोज करो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हालांकि उसका खुद का बिल्डिंग है, ओन्ड बिल्डिंग है, बट मान लो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है मुंबई में मान लीजिए, ठीक है। अब जब एक जगह हेडक्वार्टर मेरा लग गया है तो मैं ऐसे करूंगा क्या, मेरा लीज अग्रीमेंट में तो क्या है कि ये है शॉर्ट लीज टर्म, लिखा दिया मैंने कि भाई 2 साल का ही लीज टर्म है, ठीक है, 2 साल नॉन कैंसिलेबल है, बाद में मैं टर्मिनेशन ऑप्शन जो है वो मेरे पास में, मैं कभी भी टर्मिनेट कर दूंगा। तो बताइए दोस्तों, जनरली तो लीज लॉन्ग टर्म होता है, लीज के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। अब यहाँ पे लोग वही दिमाग लगाने लग गए कि अच्छा लीज के जो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं तो अब एक काम करते हैं, जानबूझ के शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट बना लेते हैं ताकि लीज अकाउंटिंग से बच जाएंगे। स्टैंडर्ड कहता है नहीं भाई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से तुम बचोगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना। देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा लो, आप कहोगे 5 साल की लीज है, लेकिन जो हेडक्वार्टर्स हैं, सपोज करो एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक जगह पे अपने हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किए हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि वो रातों रात बार बार हेडक्वार्टर्स को चेंज करते रहेगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना उसके लिए। प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कोई कंपनी अपने हेडक्वार्टर्स को बार बार चेंज करते रहेगी क्या? सोचो कितना तो कंप्लायंस हो जाता है ना। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अगर चेंज होते हैं तो पता नहीं कितने लोगों तो उसका इंटीमेशन देना होता है, ये वो सारा का सारा एड्रेस चेंज, फोन नंबर वगैरह चेंज, है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें प्रैक्टिकली असेस करके देखो कि क्या वो वास्तव में आपकी एसेट छोड़ के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, है ना। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी होगी बिग एसेट्स जो जानबूझ के आपने उनकी शॉर्ट टर्म लीज करा रखी है और उसके अंदर एक्सटेंशन ऑप्शन दे रखा है। तो एक्सटेंशन ऑप्शन दे रखा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एक्सटेंड होगा। टर्मिनेशन ऑप्शन दे रखा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपका बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं होगा। दैट्स व्हाट द नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन ऑप्शन और प्लस आपका टर्मिनेशन ऑप्शन इक्वल्स टू द लीज टर्म, यही तो है ना। तो ये बड़ी एसेट्स क्या है? कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, और कोई की प्रॉपर्टी विद अ 4 ईयर लीज टर्म, जैसे 4 साल का लीज टर्म है। मैं इफेक्टिवली क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द लेसी टू एक्सरसाइज अ परचेज और रिन्यूअल ऑप्शन। लेसी को ये एनकरेज करेगा कि भाई तू कर ले इसको एक्सरसाइज, नहीं तो दूसरे से आज अगर नया अग्रीमेंट करेगा ना तो ज्यादा ही पैसा लगेगा शायद। सो दिस में बी एविडेंस बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द लेसीज continuing operations and whether absent the option the lessee would have entered into such a lease. So similarly the significance of the underlying asset to the lessee's operations may affect a lessee's decision about whether it is reasonably certain to exercise a purchase or renewal option. For example, a company that leases a specialized facility, that is manufacturing plant, distribution facility, corporate headquarters, and does not exercise a purchase or renewal option would face a significant economic penalty. अगर ये नहीं exercise होता ना तो ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी जो है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, इकोनॉमिक पेनल्टी बड़ी लग जाएगी। दिस वुड पोटेंशियली हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी व्हाइल इट सर्च्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट एसेट्स। देखिए सीधी बात है, आप अगर आपको मैंने कहा कि 6 साल का तो आपका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है एंड यू हैव 4 इयर्स का एक्सटेंशन ऑप्शन ऑल्सो, तो 4 ईयर आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? आर यू रीजनेबली सर्टन अबाउट दैट? तो डेफिनेटली दोस्तों अगर मैं ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, अगर मैं ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे ये इतनी जगह और कहां मिलेगी? ढूंढना पड़ेगा, या फिर बाद में जब मैं ढूंढूंगा तो हो सकता है दाम ज्यादा लगे, मेरा खर्चा ज्यादा आ जाए, शिफ्टिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारे के सारे इक्विपमेंट्स को इधर से उधर ले जाना, फिर वापस इंस्टॉल करना, बहुत बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो अनटिल अनलेस की कुछ बहुत ही ऐसा जरूरी नहीं हो जाता ना दोस्तों, तो ऐसे फालतू में बिना ही मतलब में ये चीजें जो है वो चेंज नहीं होती है। सो ये वाली बात है दोस्तों। अब आइए, an option to extend or terminate a lease may be combined with one or more other contractual features, for example a residual value guarantee। ठीक है ना, आप कोई गारंटी मांग रहे हो, छोड़ के जा रहे हो तो छोड़ के जाओगे तो पैसा दो, फिर जाओ छोड़ के, ऐसे नहीं जा सकते। तो कहता है such that the lessee guarantees the lessor a minimum or fixed cash return that is substantially the same regardless of whether the option is exercised, है ना। तो कहने का मतलब
In such cases, and notwithstanding the guidance on in substance fixed payments, an entity shall assume that the lessee is reasonably certain to exercise the option to extend the lease or not to exercise the option to terminate the lease. है ना? तो अब आपको दोस्तों ये जो राइटअप है इंस्टीट्यूट का अब अच्छे से समझ में आने लग गया होगा अगर स्टार्टिंग में ही आपने इस एक्सटेंशन और टर्मिनेशन के बारे में समझ लिया तो the shorter the non-cancelable period of a lease, the more likely a lessee is to exercise an option. यानी बड़े असेट्स का अगर शॉर्टर नॉन कैंसिलेबल पीरियड होगा तो ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स एक्सरसाइज होंगे। बोला आपके पास में 5-5 साल की लीज को बढ़ाने का अनलिमिटेड ऑप्शन है। आप 5-5 ईयर्स की लीज जो है वो वापस री एंटर कर सकते हो। 5 साल नॉन कैंसिलेबल, नेक्स्ट 5 ईयर का परचेज ऑप्शन है आपके पास में, कॉल ऑप्शन है, मांग लो आप हमसे कभी भी आकर, हम एक्सटेंशन दे देंगे। और ये रोलिंग ऑप्शन है, रोलिंग मतलब हर 5 साल बाद में फिर मिल जाएगा, हर 5 साल बाद में फिर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपको कब तक मिलेगा, जैसे लेट्स से कि मैंने आपको अलाउ किया कि आपको नेक्स्ट 5 से 10 बार तक ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं मैक्सिमम कॉल ऑप्शन की प्रैक्टिकल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, असेस करते हुए लीज टर्म को उतना आगे तक लेकर जाऊंगा जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मेरा लेसी जो है वो कितने बार तक इसे एक्सरसाइज करेगा। एक रीजनेबल पीरियड जो है वो आपको देखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, तो शॉर्टर द नॉन कैंसिलेबल पीरियड, उसमें मोर लाइकली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि लेसी जो है वो उसको एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज जरूर करेगा, एंड द लीज और नॉट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। और उसके अंदर मैंने शॉर्टर लीज पीरियड के अंदर अगर मैंने कोई टर्मिनेशन ऑप्शन दे रखा है तो टर्मिनेशन ऑप्शन के नेग्लिजिबल चांसेस हो जाएंगे कि कभी भी वो एक्सरसाइज नहीं होगा। सो दिस इज बिकॉज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग अ रिप्लेसमेंट एसेट्स आर लाइकली टू बी प्रोपोर्शनेटली हायर देन शॉर्टर द नॉन कैंसिलेबल पीरियड। राइट, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। लेसीज पास्ट प्रैक्टिस रिगार्डिंग द पीरियड ओवर विच इट हैज टिपिकली यूज्ड पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एसेट्स वेदर लीज्ड और ओन्ड and its economic reason for doing so may provide information that is helpful in assessing whether the lessee is reasonably certain to exercise। कहने का मतलब एसएससी की कोई पास्ट प्रैक्टिस है ना, इनसे भी हमें इन सारी चीजों का एक प्रकार से ज्ञान मिल जाता है कि भाई आगे चलकर ये एसएससी जो है वो जो लेसी जो है वो क्या करने वाला है ना, ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाला है कि नहीं करने वाला, पहली हमारी ट्रेड मतलब जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, तो ये भी एक प्रकार से हमें इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ लेसी हैज टिपिकली यूज्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और if the lessee has a practice of frequently exercising options on leases of particular types of underlying asset, the lessee shall consider the economic reasons for that past practice in assessing whether it is reasonably certain to exercise an option on lease of those assets। आगे ना बात समझ में। सो अ लेसी में एंटर इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेसी जो है वो समटाइम्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के लीज अग्रीमेंट्स में एंटर होता है। तो ये तो कुछ नई बात आ गई, बट इसके पहले इन्होंने ये वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। राइट, उम्मीद करता हूं मैं। और यहां पर ये जो कहते हैं ना नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड, ये ऑल टुगेदर एक नया ही कंसेप्ट हो गया। इसके बारे में तो हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं, याद करो दोस्तों, एक बार वो एक वेयर हाउस का क्वेश्चन किया था, वो 12 महीने में से कुछ मई जून जुलाई के वो जो 3 महीने थे, या अप्रैल मई जून के वो जो 3 महीने थे, उन्हीं महीनों में हम उस वेयर हाउस को यूज करने का अधिकार रखते हैं। एक क्वेश्चन वो किया था सिनेमा थिएटर का, जिसमें हम सैटरडे संडे उसको यूज करने का अधिकार रखते हैं, है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, ये अग्रीमेंट तो हुआ है 10 साल का 12 साल का, बट इन 10-12 साल में मैं कुछ सिलेक्टेड पीरियड में ही राइट ऑफ यूज रखता हूं, बाकी में नहीं रखता। इसको कहते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, 0 से लेकर 10 साल का, लेकिन मैं हर साल अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों में मैं वेयर हाउस को यूज करने की इच्छा रखता हूं। इतना ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो 3 महीने मल्टीप्लाई बाई 10 साल, दैट इज 30 मंथ्स का मेरा राइट ऑफ यूज है। इसके अंदर 30 महीनों का मेरा राइट ऑफ यूज एसेट्स बनेगा। तो अब आप समझिए दोस्तों, जरूरी नहीं लीज वाले स्टैंडर्ड को, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉन्जिक्यूटिव पीरियड होना चाहिए, एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये आपका स्कैटर्ड हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, आइडेंटिफाइड रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि भाई कौन सा पीरियड है। समझ गए हो ना,
कॉन्ट्रैक्ट में पहले स्पेसिफाइड हो जाना चाहिए। तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव हुआ तो भी चलेगा। सो दिस इज सीन इन द रिटेल इंडस्ट्री व्हेन रिटेलर्स एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद शॉपिंग सेंटर्स to lease the same retail space for certain non-consecutive months of the year, using during annual holiday period. Similar arrangements also exist when sport teams lease a sports stadium for a particular non-consecutive days of the year. देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स टीम जो है उसको जब स्पोर्ट्स खेलने का उसका समय होता है तब वो उसको लीज पर लेता है। तो कहता है भाई मैं साल में हमारे इस पर्टिकुलर टाइम पे मैच होते हैं तो उसके पहले हमें ये अभ्यास करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल जो है ना n नंबर के हो सकते हैं, एग्जाम्पलों की कोई लिस्ट नहीं बनानी है अपने को, कॉन्सेप्ट को पिकअप करना है, राइट। सो दीज अरेंजमेंट्स विल यूजुअली मीट द डेफिनेशन ऑफ अ लीज बिकॉज ड्यूरिंग द अग्रीड पीरियड ऑफ यूज द कस्टमर कंट्रोल्स द राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट्स इन दीज अरेंजमेंट्स एंड द लीज टर्म इज द एग्रीगेट ऑफ द नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। सो अगर मैं आपको कहूं कि 5 साल की लीज है और हर साल 2 महीने ही मेरे को राइट ऑफ यूज मिलता है, तो व्हाट इज द टोटल ऑफ लीज टर्म? कहता है द समेशन ऑफ द नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड। तो 2 महीना इंटू 5 साल, दैट इज 10 महीने। 10 महीने का ये लीज टर्म होगा। समझ गए आप सब लोग? इसको हम क्या कहेंगे? 10 मंथ्स का लीज टर्म है ये। देखिए इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। द लीज टर्म इज द एग्रीगेट ऑफ द नॉन कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स, है ना। अच्छा भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में आ जाइए। सिनेरियो नंबर 1, एंटिटी एबीसी एंटर्स इनटू अ लीज फॉर इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स अ नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ 6 years। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नॉन कैंसिलेबल टर्म प्लस ऑप्शन इक्वल्स टू लीज टर्म। ठीक है, तो नॉन कैंसिलेबल टर्म हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने का है? 6 साल का है सर जी। अच्छा भाई, इसमें कोई एक्सटेंशन ऑप्शन मिला है अपने को? एंड अ 2-year फिक्स्ड प्राइस रिन्यूअल ऑप्शन विद फ्यूचर लीज पेमेंट्स दैट आर इंटेंडेड टू अप्रोक्सीमेट मार्केट रेट्स एट लीज इंसेप्शन। अब देखिए, रियल लाइफ में तो दोस्तों बहुत मशक्कत करनी होती है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सोचिए, ढूंढिए, ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है। अब यहां पे आपको ये कह रहा है कि कॉल ऑप्शन, मतलब आपके पास में एक्सटेंशन ऑप्शन है, सॉरी एक्सटेंशन ऑप्शन कितने साल का है? 2 साल का। अब ये 2 साल का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, इसके लिए इन्होंने एक फैक्ट दे दिया। क्या फैक्ट दिया है कि देखो, अप्रोक्सीमेट मार्केट रेट जो है, देखिए समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, दैट आर इंटेंडेड टू अप्रोक्सीमेट मार्केट रेट्स एट लीज इंसेप्शन। लीज इंसेप्शन वाले दिन आपको ऐसा लग रहा था कि ये 6 साल बाद में जो रेंट आप चार्ज कर रहे हो वही रेंट आपके पीयर्स लोग भी चार्ज करेंगे। मतलब आप उसको इतनी कोई बढ़िया सुविधा नहीं प्रदान कर रहे कि वो आपके साथ में बना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वो बना ना रहे, क्योंकि सिमिलर रेंट चार्ज करने वाले उसे और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, कहता देयर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज। अरे पेनल्टी भी नहीं लगाई गई, यानी कहने का मतलब 6 साल तक नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। 6ठे साल के बाद में आप जो लीज रेंट चार्ज कर रहे हो, ऐसे ऐरे गहरे नत्थु गहरे बहुत लोग हैं। फिर अगर वो जा रहा है तो देयर इज नो पेनल्टी, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो इसका मतलब दोस्तों आप सोचिए, इन फैक्टर को असेस करके देखिए, और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एंटिटी एबीसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। ठीक है, अदर फैक्टर जो है, देखिए, एक तो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, पेनल्टी हो गई 0। दूसरा, जो लीज रेंट चार्ज किया जा रहा है, मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सेम प्रकार का एसेट दे सकते हैं। लेकिन जो अदर फैक्टर है ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अदर फैक्टर कहते हैं कि जो ये रिन्यूअल ऑप्शन है, रिन्यूअल मतलब एक्सटेंशन ऑप्शन, रिन्यूअल ऑप्शन को
एक्सरसाइज किया जाएगा। रिन्यूअल ऑप्शन को क्या किया जाएगा दोस्तों? एक्सरसाइज किया जाएगा। अदर फैक्टर ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, बट ये कुछ मुख्य मुख्य फैक्टर जो हैं वो तो कुछ रिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं। सर ये तो स्टार्टिंग में ही अच्छा सवाल आ गया जहां पे तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए। अब क्या करें सर? 6+2 इक्वल्स टू 8 या फिर 6+0 इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स वेदर हमें ये 2 साल के पीरियड को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारे लीस्ट टर्म का फाइनल आंसर बने। लीस्ट टर्म 8 साल की होगी या लीस्ट टर्म 6 ही साल की होगी, कौन डिसाइड करेगा सर ये? तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में देखिए पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं लगाई जाएगी। लीज रेंट सेम चार्ज करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और अदर फैक्टर कहते हैं कि रिन्यूअल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जाएगा। बट देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक फैक्टर्स तो ये कहते हैं कि लीज, ये जो रिन्यूएबल ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज किया जाए। अब ये अदर फैक्टर क्या है ये हमें पता ही नहीं। बताओ हमको, कॉन्ट्रैक्ट में बताओ, ताकि हम उसको पढ़े और पढ़कर समझ पाए कि ये अदर फैक्टर है क्या, राइट। अब हमको तो यही लग रहा है कि सर सेम लीज रेंट चार्ज करने वाले बड़े सारे लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी भी नहीं है, तो वाई समवन विल कंटिन्यू विथ अस ओनली? वो छोड़ के भी तो जा सकता है ना। तो भाई मैं अगर नॉर्मली सोच के देखो दोस्तों, मैं इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करूंगा आज। मैं कहूंगा भैया नॉन कैंसिलेबल पीरियड 6 साल ही है। उसके बाद में भाई वो कसलेसी का दिमाग है, पता नहीं फिर जाए, वो चाहे तो मेरे साथ में रहे या ना रहे, क्योंकि मैं उसे कोई ऐसी स्पेसिफिक सेवा नहीं दे रहा जो उसे नहीं मिल सकती और किसी के द्वारा। तो what I will do, I will not consider this purchase, this extension option on the inception date. मैं इंसेप्शन डेट को, इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करूंगा दोस्तों। क्या आपका भी यही मानना है या आपका कुछ अलग मानना है इसके ऊपर? आपका ऐसा कहना है कि सर अदर फैक्टर तो रिन्यूअल ऑप्शन को कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई अदर फैक्टर के बारे में बताओ तो सही। अगर ये मोस्ट डिसाइसिव होगा, अदर फैक्टर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होगी जो हमारे क्वेश्चन के आंसर को बदल देगी, डिसाइसिव फैक्टर्स अगर हो जाएंगे ये, तो मैं भी मेरे आंसर को चेंज कर दूंगा। मैं बोलूंगा लो भाई 0 की जगह 2 इसके अंदर ऐड कर लो, 8 साल का लीज टर्म कर लो, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी रखोगे, क्वेश्चन अनक्लियर रखोगे, तो हमारे आंसर्स भी दोस्तों डिप्लोमेटिक ही होने चाहिए। तो आप भी इसका आंसर ऐसे ही दीजिए कि देखिए हम फोकस जो है वो लीज रेंट और पेनल्टी वाले फैक्टर्स पे कर रहे हैं, वो तो यही दिखाते हैं कि भैया इसमें एक्सटेंशन ऑप्शन में कोई दम वाली बात नहीं है ना। और अदर फैक्टर को हमने यहां पर कोई डिटेल ना होने की वजह से इसको प्रायोरिटी नहीं दी है, राइट। ऐसा हम लिख सकते हैं अपने आंसर के अंदर। आइए दोस्तों, इंस्टीट्यूट का क्या कहना है। देखिए इंस्टीट्यूट तो बड़ा ही छोटा सा आंसर दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोले इतनी बातें मैं नहीं सोचता। कहता है एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लीज टर्म इज 6 years being the non cancelable period only. The renewal period of 2 years is not taken into consideration since it is mentioned that entity ABC is not reasonably certain to exercise the option. दोस्तों पता है यहां पे ना, देखिए ठीक है, यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या बात बताता हूं, देखो क्या है। Since it is mentioned that entity ABC is not reasonably certain to exercise the option, ये कारण दिया है इन्होंने। जबकि कुछ लोग इसको कहते हैं ये प्रिंटिंग एरर है, ये कोई गलत प्रिंट हुआ है इंस्टीट्यूट से। दोस्तों ये गलत नहीं प्रिंट हुआ है, यहां पे इन्होंने काम वही किया है जो हमने यहां पे किया है। बट यहां पे देखो कहते हैं सर क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो देखिए एक्सटेंशन फैक्टर है ना, ये एक्सटेंशन ऑप्शन है। देखिए एबीसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन, ठीक है। कब? देयर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टी और अदर फैक्टर्स इंडिकेटिंग दैट एबीसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। तो सर क्वेश्चन में तो एक्सरसाइज का लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि सिंस इट इज मेंशन दैट एंटिटी एबीसी इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो सर ये कोई तो बात मैच नहीं हो रही है। तो ये मैच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों इन्होंने 3 लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया और पूरा एक्सप्लेनेशन ओपन नहीं किया कि क्यों मैच नहीं हो रही है। ये मैच इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज ये है ना, रीजनेबिलिटी क्राइटेरिया को ये दोनों चीजें जो है वो ओवरराइड कर रही है कि देयर इज नो पेनल्टी एंड सिमिलर मार्केट रेट में आपको सेम एसेट जो है फिर से किराए पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एसेट्स क्या है इसके अंदर, उसमें आप इसको एसेट्स को स्पेसिफिकली रख दीजिए, जैसे ट्रक है
ट्रक मैंने 5 साल तक लीज में लिया, मैंने चला लिया, 5 साल बाद में मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ट्रक ले लूंगा लीज रेंट पे। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये वाली बात है दोस्तों। तो आंसर में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन पूरा नहीं किया है, दैट इज वाई हो सकता है आपके भी दिमाग में आ जाए। तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज को इंटरप्रिटेट कैसे करना है। अब आप समझ गए होंगे कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस लाइन। ये कोई प्रिंटिंग या ये कुछ कहते हैं सर इसका आंसर गलत है, ये नॉट नहीं बल्कि रीजनेबली सर्टेन आना चाहिए और इसका आंसर होना चाहिए 6 + 2 8, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर यही होगा 6, बाद में इफ बट्स करके आंसर लिखने हैं, ठीक है ना। 6 इज द योर लीज टर्म, बाद में आपको इफ और बट दैट मीन डिप्लोमेटिक ही आंसर लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो पूरा अपने आप में क्लियर नहीं है। तो दैट इज व्हाट समटाइम्स इंस्टीट्यूट यही है, हमसे भी एक्सपेक्ट यही करता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना दें जब तक फैक्ट्स भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। आइए दोस्तों सिनारियो बी में आते हैं। कहता है सर जी XYZ एंटर्स इनटू अ लीज फॉर अ बिल्डिंग दैट इंक्लूड्स अ नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ 8 years एंड अ 2-year मार्केट प्राइज्ड रिन्यूअल ऑप्शन। अच्छा भाई, नॉन कैंसिलेबल टर्म कितने का है? 8 साल। 8 साल तो फिक्स लीज टर्म हो गया, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। आगे कहता है कि आगे 2 साल का मार्केट प्राइस बेस्ड रिन्यूअल ऑप्शन है। देखिए क्या है, देखिए बहुत शाणे हैं ये एंटिटी वाले। देखते हैं कि 6 साल में तो अपने लीज रेंट हो गए फिक्स। अब 6 साल बाद में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो रेंटल भी बढ़ जाने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से कि रेंटल बढ़ जाने चाहिए, तो कहता है कि आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप एक्सटेंशन करवा सकते हो, लेकिन मार्केट रेट जो उस समय के लीज रेंट की मार्केट रेट चलेगी ना, उस पर हम आपको एक्सटेंशन करवाएंगे। मतलब बढ़ जाएगा, ये हो सकता है घट भी जाए। मान लीजिए रियल एस्टेट में गड़बड़ हो गया कुछ, तो मान लीजिए रेंट घट जाए, लेकिन दोस्तों कहाँ, महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है, घटती कहाँ है आजकल। तो मार्केट रेट बेस्ड ये आपको रेंट देखने को मिलेंगे आफ्टर 8 years। Before it takes possession of the building, entity XYZ pays for leasehold improvements। अच्छा, तो possession के पहले ना मैंने leasehold improvements करवा लिए, मतलब assets में और कोई assets बना लिया। ऑफिस है तो उसके अंदर दीवार बना दी थोड़ी बहुत, है ना। तो ये दीवार बनाने का मेरा खर्चा तो आया ही नहीं आया। दीवार क्यों बनाई सर? क्योंकि पार्टीशन करना था। सर वो लकड़ी से ही कर लेते। अरे यार ये सब चीजें छोड़ो, ऐसे मत बोलो, समझ रहे हो ना। मैंने इंप्रूवमेंट किया, बस सीधी बात है। क्यों किया, कैसे किया, वो तो उसको ही जाकर पूछना पड़ेगा। हमारा काम तो, हम तो अकाउंटेंट्स हैं दोस्तों, हमको तो अकाउंटिंग की बात करनी है। तो उन्होंने इंप्रूवमेंट कर लिया, अब क्यों किया वो तो उसके CEO MD से जाके पूछो, ठीक है। अब देखो क्या है, Before it takes possession of the building, entity XYZ pays for leasehold improvements. The leasehold improvements are expected to have significant value at the end of 8 years. अच्छा, मतलब leasehold improvement आपने इतना जबरदस्त किया है कि 8 साल बाद में भी उसकी वैल्यू बढ़िया रहेगी। अच्छा, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया लगता है। तो एंड दैट वैल्यू कैन ओनली बी रियलाइज्ड थ्रू कंटिन्यूड ऑक्यूपेंसी ऑफ द लीज प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या है कि उसकी वैल्यू यदि वसूलनी है तो लीज में बने रहो, अगर लीज को छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो अब बताओ दोस्तों व्हाट इज द लीज टर्म? तो हम कहेंगे भैया रीजनेबली सर्टेन है, क्योंकि हमने जो खर्चा किया है इस खर्चे को वसूलना है। अब वसूलेंगे कैसे? लीज में बने रहें, लीज से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अगर टर्मिनेशन ऑप्शन है, काम का नहीं है, एक्सटेंशन ऑप्शन है, डेफिनेटली ये व्यक्ति एक्सटेंड करेगा लीज को। तो हमारी लीज टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? हमारी लीज टर्म हो जाएगी 8 + 2 = 10। समझ गए? 10 साल की हो जाएगी हमारी लीज टर्म। समझ गए ना दोस्तों? अब देखो ऐसे है, बस एक बार कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया, बाद में क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तीसरे सिनारियो में भी आ जाते हैं। कहता है एंटिटी PQR enters into a lease for an identified retail space in a shopping center. In a shopping center, the retail space will be available to entity PQR for only the month of October, November, December and during a non-cancelable term of 7 years. अच्छा, तो lease term equals to summation of non-consecutive period. Non-consecutive period 7 साल but multiply by 3 महीना, तो लीज टर्म हो जाएगी सर जी 21 महीने। 21 महीने का लीज टर्म है। कह रहा व्हाट इज द लीज टर्म? इसमें कोई ऑप्शन की बात ही नहीं हो रही है ना दोस्तों। तो जो पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे टेस्ट भी हो गया। आ गई बात समझ में आपको? यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट बना लेते हैं अपन, और कैंसिलेबल लीजेस से नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। बताइए दोस्तों यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं आई बात? राइट, तो अब यहां तक का रिवीजन करिएगा और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे कैंसिलेबल लीजेस से बात करेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच।